जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्ला समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल को पिछले महीने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में शामिल सैफुल्ला और उसके साथी के वहां एक मकान में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उस मकान को चारों ओर से घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने कार्रवाई तेज कर दी। ये मुठभेड़ वहां के एक रिहायशी इलाके में हुई, इसलिए जवानों की चुनौती भी बढ़ गई। हालांकि मुठभेड़ के दौरान वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। फायरिंग का सिलसिला अभी लगातार जारी है। अभी यहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें, यहाँ पे कोई भीड़ जमा ना हो। चारों ओर से घिरे आतंकियों को भागने का जरा भी मौका नहीं मिला और काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी ढेर हो गए। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 5 दिन में घाटी के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 10 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें कई मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हैं। यूरोप के देश स्पेन के कई हिस्सों में नेशनल डे पर कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। स्पेन में कोरोना से अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 9 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा वहां की सरकार पर फूट पड़ा। लॉकडाउन के बावजूद मैड्रिड में सैकड़ों लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर रैली की शक्ल में निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों से एक सड़क पूरी तरह जैम हो गई। प्रदर्शन में शामिल हर कोई अपनी गाड़ी में बैठकर झंडे लहराता दिखा। कुछ लोग गाड़ियों पर खड़े होकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। वहीं कुछ लोग तय दूरी बनाकर सड़कों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। Porque hay que manifestarse contra un gobierno inepto que no hace nada con la cabeza, todos son cosas raras. सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में वहां की विपक्षी पार्टी का भी लोगों को समर्थन मिला। एक तरफ दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में धुएं वाले कोहरे की चादर साफ दिखने लगी है और दूसरी तरफ पंजाब में किसान खुलेआम पराली को आग लगा रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में किसानों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ही पराली को आग लगा दी और सरकार को खुली चुनौती देते हुए नारेबाजी की। किसानों के कुछ संगठन लगातार पराली के मुद्दे पर सरकार की कोशिशों को दिखावा बता रहे हैं, जिनका कहना है कि पराली को जलाने से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ही कर सकती है, सरकार तो करती नहीं। सरकार तो केवल कह देती है आग ना लगाओ, और आग लगाने के बगैर इसका कोई सलूशन ही नहीं है। कुछ ऐसी तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई, जहां किसानों ने खुलेआम कैमरे के सामने ही खेत में खड़ी पराली को आग लगा दी। खेत से उठते जहरीले धुएं ने सूरज तक को ढक दिया। यही धुआं अब दिल्ली भी पहुंचने लगा है। सुबह के वक्त आसमान में धुएं वाला कोहरा साफ दिखा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। जो स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ हवा में पोल्यूशन दिखना स्टार्ट हो गया है। महसूस हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, फॉग काफी लगता है, आंखों पे चुभता है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हुई है, जो सर्दियां बढ़ने के साथ और जहरीली हो सकती है। कुछ रूट पर सिर्फ एसी कोच वाली ट्रेनें ही चलेंगी। रेलवे देश में कुछ रूटों पर सिर्फ एसी कोच वाली तेज रफ्तार ट्रेनें ही चलाएगा। फिलहाल ये ट्रेनें शुरू में ट्रायल के तौर पर दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के रूट पर चलाई जाएंगी। ट्रेनों को 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के लिए एसी क्लास के डब्बे लगाने जरूरी हैं, इसलिए नॉन एसी क्लास के डब्बे इन ट्रेनों से हटाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम के मुताबिक वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे और तभी से घर पर क्वारंटीन थे। हालांकि अब कोरोना के लक्षण मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई। जयराम ठाकुर फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ल की हत्या के मामले में पार्टी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। साथ ही इन नेताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कुछ दिन पहले मनीष शुक्ल की उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। In the name of CID, the mockery of police is going on. बिहार के भागलपुर में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ये बच्चे वहां एक मैदान में खेल रहे थे। हरियाणा के गोहाना में खेतों में पराली जलाने के मामलों में पिछले 2 दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जुर्माना तक लगाया जा रहा है कि किसान इसे अपनी मजबूरी बताकर खेतों में ही पराली में आग लगा रहे हैं।
पराली से निकले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है। लेकिन किसानों की दलील ये है कि सरकार अगर पराली खरीद ही नहीं रही है तो उनके पास इसे जलाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। भाई प्राय देखने में आया है कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना SMS के हो रही है, वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ SMS हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना SMS कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने एक मिलिट्री परेड में अपने बेहद खतरनाक हथियार को दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस परेड का आयोजन किम जोंग उन की पार्टी की 75वीं सालगिरह के मौके पर किया गया, जिसमें उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। आधी रात को हुई इस परेड में कई मिसाइलें और दूसरे हथियार शामिल किए गए, लेकिन परेड की सबसे बड़ी खासियत रही उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बताया गया कि यह मिसाइल करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश इस मिसाइल की रेंज में होंगे। परेड में दम दिखाने के बाद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली धमकी भी दे डाली। यही नहीं, किम ने इशारों में ही बता दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम हर कीमत पर जारी रखेंगे। 통제 관리하기 위하여 자의적 정당 방위 수단으로서의 전쟁 억제력을 계속 강화해 나갈 것입니다. इस खास मौके के लिए राजधानी प्योंगयांग में जोरदार तैयारियां की गई थी। सबसे पहले किम जोंग उन को तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद सैनिकों के दस्ते ने भी उनको सैल्यूट किया। परेड खत्म होने के बाद लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया और जोरदार आतिशबाजी की गई। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि हमलावरों ने अश्विनी शर्मा के साथ मारपीट भी की। यूपी के मथुरा में आरएलडी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और अकाली दल के नेता भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप ने पिछली बार महुआ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, मगर इस बार आरजेडी ने उन्हें हसनपुर से उम्मीदवार बनाया है। बिहार की बेतिया में पुलिस ने 22 जगहों पर छापेमारी की और शराब की कई भट्टियों को तोड़ दिया। इसके अलावा वहां से बरामद हजारों लीटर शराब को भी नष्ट कर दिया। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव की 2 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने एक मकान और 2 मंजिला गेस्ट हाउस पर यह कार्रवाई की, जिसके लिए कुछ मशीनों की मदद ली गई। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में 5 मशीनें एक-एक कर दोनों इमारतों को तोड़ती नजर आईं। गेस्ट हाउस करीब 1500 वर्ग मीटर में करोड़ों की लागत से बनाया गया था। 2 मंजिला ये गेस्ट हाउस आज पीडीए की जेसीबी मशीनें इसको धराशायी कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने बाहुबली रामलोचन यादव के गेस्ट हाउस और मकान को ढहाने की वजह भी बताई। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव के खिलाफ अपराध के कई मामले पहले से दर्ज। यूपी के हापुड़ से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 3 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि तीनों भाइयों में मकान की हिस्सेदारी पर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर टूट पड़े। सामने आए एक वीडियो में 2 लोग बीच सड़क पर एक लड़के पर मिट्टी से बने बर्तनों से हमला करते दिखे, जबकि एक लड़का ईंट से वार करता दिखा। मारपीट करने वाले 5 से 7 लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। मारपीट के समय एक महिला बीच बचाव करने की कोशिश करती दिखाई थी। थोड़ी ही देर में इस हंगामे को देखने वालों की सड़क पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया। जानकारी मिलते ही एक पुलिस वाला भी घटना वाली जगह पर पहुंचकर मामले की जांच करता दिखा। परिवार के ही लोग हैं, उसमें कमरे को लेकर विवाद हुआ था, तो उन्होंने मारपीट करी थी आपस में। साथ ही पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सुबह करीब 10 बजे मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई। लोकल ट्रेन, ट्रैफिक सिग्नल, अस्पताल, दुकान सब कुछ बंद हो। मुंबई को बिजली की सप्लाई करने वाली पावर ग्रिड फेल होने की वजह से करीब 2.5 घंटे तक मुंबई थम सी गई और जो जहां था वहीं फंस गया। लोकल ट्रेनों के चक्के भी जाम हो गए। हजारों लोग अलग अलग स्टेशनों पर फंसे रहे। फंसे हुए लोगों में किसी को दफ्तर पहुंचना था तो किसी को अस्पताल, लेकिन लोकल ट्रेनों के पहिए दोबारा कब चलेंगे ये कोई नहीं जानता था। मुंबई से सटे डोंबिवली स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लोकल ट्रेन खड़ी है। काफ़ी समय से ये लोकल ट्रेन खड़ी है। काफ़ी सारे जो यात्री हैं
वो इस ट्रेन में फंसे हुए हैं। केवल लोकल ट्रेन ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तक ठप पड़ गए। लाइट चली गई है और इस वक्त हम खड़े हैं बाइकलर सिग्नल पर, जहां आप देख सकते हैं कि लाइट जो चली गई है, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा और जो सिग्नल है वो नहीं चल पा रहे। अस्पतालों में भी अंधेरा छा गया। कुछ जगहों पर तो डॉक्टर खुले में मेज कुर्सी डालकर मरीजों से मिलने लगे। दवा की दुकानों में लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम चलाते दिखे। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। ग्रिड फेल होने की वजह से पेट्रोल पंपों पर लगी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और घंटों तक लोगों को पेट्रोल भी नहीं मिला। मैं सेंचुरी से आ रहा हूँ, पेट्रोल पंप ढूंढते पर कहीं पेट्रोल मिला नहीं मेरे को। मुंबई के लोगों को राहत तब मिली जब 2.5 घंटे बाद तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त किया गया। बांद्रा स्टेशन पर लाइट आ चुकी है और ट्रेन जा रही है। 2.5 घंटे तक देश की आर्थिक राजधानी के ठप होने से बवाल मच गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। यूपी के बरेली में भी किसान बड़ी मात्रा में खेतों में पराली में आग लगा रहे हैं। बरेली में खेतों में पराली जलाने के मामले में 3 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। बरेली के थाना बहेड़ी और शीशगढ़ इलाके में किसानों ने धान की कटाई करके पराली को खेत में जला दिया। पराली जलने से निकले धुएं से बढ़ते प्रदूषण को देख गांव के लोगों ने पराली जलाने का वीडियो बनाया, उसे सोशल साइट पर वायरल कर दिया। खेत में जल रही पराली के वीडियो को देखकर पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के अनुसार पराली जलाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 3 लोगों के ऊपर पराली जलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 बहेड़ी से और 1 शीशगढ़ थाने से। इसमें पर्यावरण प्रदूषित करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ताइवान के नेशनल डे मनाने से भड़के चीन ने उसे एक बार फिर जंग की गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। ताइवान ने हर साल की तरह इस बार भी 10 अक्टूबर को अपना नेशनल डे मनाया, लेकिन इससे चीन इतना बौखला गया कि उसने ताइवान को धमकाने के लिए उसी दिन सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में समंदर के रास्ते दुश्मन की जमीन पर कब्जे की तैयारियां परखी गईं। आधी रात को शुरू हुई इस मिलिट्री ड्रिल में पहले कुछ सैनिक दुश्मन की जमीन पर उतारे गए। उनके सिग्नल देते ही किनारे मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया गया। गोलाबारी के साथ जमकर रॉकेट दागे गए। गोलाबारी के बाद समंदर में मौजूद जंगी बेड़े ने भी मोर्चा संभाल लिया। जहाजों में मौजूद सैकड़ों सैनिक खास तरह के टैंकों की मदद से किनारे तक पहुंच गए और दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। चीन के इस सैन्य अभ्यास को उसकी ताइवान पर कब्जा करने की तैयारियों से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि ताइवान ने चीन की धमकियों की परवाह किए बिना अपना नेशनल डे मनाया। इस दौरान ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाई और चीन की तरफ से कोई भी हमला होने पर मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। पटना में रामलीला और रावण वध कार्यक्रम नहीं होंगे। पटना में जिला प्रशासन ने रामलीला और रावण वध के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अब वहां वर्चुअल तरीके से रावण वध कार्यक्रम किया जाएगा। इससे पहले कोरोना के खतरे की वजह से प्रशासन ने दुर्गा पूजा के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी। गुजरात के मेहसाणा में एक गाड़ी नहर में गिर गई। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला को बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की खोजबीन के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। एमपी में मंदसौर जिले के सुवासरा उपचुनाव में प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के राज्य के 2 शहरों में अवैध संपत्तियां होने के आरोप पर सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग ने पलटवार किया। ये बड़बोले मंत्री जो जीतू पटवारी है, इनके कारण ही, ऐसे लोगों के कारण ये सरकार गिरी। तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि दादा चाबी दे दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे आके कब्जा कर लूंगा। इससे पहले जीतू पटवारी ने शामगढ़ की एक सभा में हरदीप सिंह डंग पर कांग्रेस से धोखाबाजी कर बीजेपी में शामिल होने और अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था। विजयनगर में जो इंदौर में मकान खरीदा, उसके हिसाब है मेरे पास। उज्जैन की नट बोल फैक्ट्री में जो हिस्सा है, उसका भी कहीं कहीं से सूचना मिलती रहती है। यूपी के प्रयागराज में एक लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। आरोप है कि एक लड़की परिवार वालों ने लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बताया गया कि लड़के और लड़की के बीच दोस्ती थी, जिससे लड़की के परिवार के लोग खफा हो गए। इसके बाद उन्होंने लड़के को पेड़ से बांधा, एक डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इस बीच वहां बच्चों समेत कई महिलाएं भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की, इसका पता नहीं चल पाया है। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की जंग लड़ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ सीज फायर कुछ मिनट भी नहीं टिक सका। रूस की मध्यस्थता में करीब 10 घंटे तक चली एक बैठक के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे, लेकिन यह समझौता 10 मिनट भी नहीं टिक सका। जल्द ही दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाने लगे। कुछ देर के लिए खामोश हुई तोपें दोबारा आग उगलने लगी।
दोनों देश एक बार फिर जंग में उलझ गए। अजरबैजान की तरफ से हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाते नजर आए। अजरबैजान ने दावा किया कि समझौते वाले दिन हुए इन हमलों में उसने आर्मेनिया के 5 टैंक, 15 बख्तरबंद गाड़ियां और कई तोपें तबाह कर दी। बड़ी तादाद में आर्मेनियाई सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया गया। जवाब में आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि ये युद्ध विराम इसलिए हुआ था ताकि दोनों देश अपने सैनिकों के शवों को वहां से हटा सकें और युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा सके। लेकिन समझौता मानना तो दूर, दोनों देशों ने रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा में हुई जबरदस्त बमबारी की वजह से कई मकान तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रिहायशी इलाके में एक बम गिरता दिखाई दिया। हमले के वक्त एक आदमी सड़क से गुजर रहा था कि तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। हालांकि वो आदमी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कई दूसरों की जान चली गई। इसी तरह आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाख के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सैनिकों के साथ कई आम लोग भी मारे गए। बेलारूस में जारी सरकारी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरे पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें कई बुजुर्ग घायल हो गए। ये लोग गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग पर मिन्स्क की सड़कों पर उतरे थे। लेकिन नकाबपोश सुरक्षा बल के जवानों को देखकर इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जवानों की घेराबंदी शुरू कर दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के अचानक करीब आ जाने से सहम गए और उन्हें खदेड़ने के लिए मिर्च का स्प्रे कर दिया। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई का कोई खास असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। वो लोग पुलिस के सामने काफी देर तक डटे रहे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर रैली निकाली और सरकार विरोधी प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली से चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया। बिहार के पूर्णिया जिले की बनमनखी चीनी मिल पर चुनावी मौसम में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। लोगों ने एक बार फिर 3 दशक से बंद पड़ी इस चीनी मिल को शुरू करने की मांग की, जबकि मिल की बदहाली के लिए विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। हालांकि बनमनखी की चीनी मिल किसी जमाने में बिहार ही नहीं दुनिया की सबसे आधुनिक मिल कही जाती थी, लेकिन अब यह मिल खंडहर हो चुकी है। देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कभी इसी चीनी मिल से इलाके के हजारों परिवारों का पेट भरा करता था। पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा करता रहा है। कोई भी पार्टी के नेता आता है तो यही कहता है कि इस साल ये चीनी मिल शुरू हो जाएगी और एक बार फिर नेता आते हैं और वही सियासत शुरू हो गई है। नेताओं के वादों से अब लोग भी ऊब चुके हैं। आप हमको वोट दीजिए, यदि हम जीत करके गए तो इस शुगर फैक्ट्री को अवश्य चलवाएंगे, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो सारी बातें वो भूल जाते हैं। 2005 से बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार ऋषि इलाके के विधायक हैं। मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वादा करने के बावजूद चीनी मिल शुरू नहीं करवा पाए। इसीलिए कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला बोला। 15 वर्षों से वो ऋषिदेव साहब ये बात कहते कहते नहीं थके हैं कि चीनी मिल अब चालू हुई, तब चालू हुई, अब चालू हुई। हर रोज वो ये बात कहते हैं। हालांकि सरकार ने तो अब एजेंडा ही बदल दिया। जेडीयू का दावा है कि सरकार इस मिल को नई उद्योग नीति के तहत निजी हाथों में देना चाहती है। विभाग अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, जो राज्य सरकार की नई उद्योग पॉलिसी है उसके तहत। और अन्यथा अगर चीनी मिल वहाँ नहीं लग पाएगा तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करके कई छोटी छोटी इंडस्ट्री का वहाँ पे निर्माण होगा। पूर्णिया में चीनी मिल होने के कारण कभी गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन इसके बंद होते ही किसानों ने भी गन्ना उगाना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखकर 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और चुनाव लड़ रहे राज्य के 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने इन सभी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर बीच सड़क पर मारपीट करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि लड़ने वाले तीनों आदमी आपस में भाई हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में उन सभी पर केस दर्ज कर लिया। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से 17 बच्चे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सरकार किसानों से 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीद रही है, जिसका इस्तेमाल गत्ते बनाने और दूसरे कामों में किया जाएगा। मुंबई के मुलुंड में एक अस्पताल में आग लग गई। इस अस्पताल में कई कोरोना मरीज भर्ती थे, जिन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझा दिया।
यूपी सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही गांव में पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने को भी कहा। दिल्ली के करोल बाग इलाके से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीजेपी नेता ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से गलत भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिन पहले अपनी गाड़ी को सड़क पर गलत तरीके से पार्क किया था, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने वहां से उठा लिया, जिस पर वो बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए और गाली गलौज पर उतारू हो गए। वो बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले को बेइज्जत करने के साथ धमकाते दिखे। शोर शराबा सुनकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन गुस्साए बीजेपी नेता लगातार रौब दिखाते नजर आए और उन्होंने गाली गलौज करना भी बंद नहीं किया। इस बीजेपी नेता के काफी देर तक बदसलूकी करने के बावजूद वो ट्रैफिक पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने बदसलूकी करने वाले नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। ये प्रदर्शनकारी वहां के मूल निवासियों के अधिकारों के समर्थन में मार्च निकालना चाहते थे, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में राजधानी सेंटियागो में इकट्ठा हुए लोग भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों पर ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान का पांव बुरी तरह आग की चपेट में आ गया। नाराज लोगों को शांत करने के लिए वहां तैनात जवान पीछे हट गए, लेकिन हंगामा कर रहे लोग तब भी नहीं रुके और उन्होंने जवानों को निशाना बनाकर पथराव भी शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और हाथों में लाठी थामे प्रदर्शन में शामिल लोग डटे रहे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक बस स्टैंड को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। मूल निवासियों के अधिकारों के समर्थन में यही लोग झंडा लहराते हुए सड़कों पर गीतों पर झूम रहे। अमेरिका के रोड आइलैंड में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उनके प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट बटोरने के लिए एक फेस्ट का आयोजन किया, जहां कई लोग आम कपड़ों में नहीं बल्कि अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुए। क्योंकि रोड आइलैंड राज्य में हुए उस फेस्ट में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा गया और फेस्ट का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ट्रम्पटोबर फेस्ट दिया गया। एक आदमी तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह तैयार होकर उस कार्यक्रम में पहुंचा। कोई ऐतिहासिक किरदारों के लिबास में नजर आया तो किसी की टी शर्ट पर ट्रंप और माइक पेंस के नाम के नारे लिखे दिखे। कार्यक्रम देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई चुनावी आयोजन था। ऐसा लगा जैसे पार्क में पिकनिक चल रही हो। ग्रेटर नोएडा में जमीन के एक हिस्से पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस झगड़े के समय एक आदमी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के बीच बचाव और समझौता करवाने के बाद झगड़ा खत्म हुआ था। लेकिन एक बार फिर दोनों पक्ष जमीन के कब्जे को लेकर भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। भाई साहब एक आया पहले सिगरेट लेने, सिगरेट लिया उसने मेरे से, तो सिगरेट लेके दोबारा आया, 2 जने पिस्तौलें निकाल के खड़े हो गए मेरे सिर पर रखे दोनों। भाई जो चीज़ है तेरे पास खाली कर दे। मैं मेरी जेब में तो जो है बाकी गल्ला पड़ा है, गल्ला लूट लिया, जेब में लूट ली, मोबाइल लूट लिया, सारा कुछ लूट लिया। ये कह रहा ये भी इसको लूट लिया ना, भी इसको मार दे। आपस में वो कह रहे थे मार दे इसको। मैंने हाथ जोड़े, भाई मार कर रहे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मार कर रखते को मैंने सारा कुछ दे दिया। इतने में मेरा भाई आया पीछे से, उसने सिर्फ यही कहा क्या काम है भाई, उन्होंने उसी को मार दी गोली। विद रिकॉर्ड लेके गए कि इतने यूनिट्स का फ़र्क है और हमारे घर में कोई रहता नहीं है, कैसे इतने यूनिट्स की चोरी होने लगी है। तो वो उसके ऊपर पहले डिस्कशन हो रहा था। फिर जो पीएम है, जो हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर है सालिक चंद, उन्होंने कॉल किया सिक्योरिटी को कि इनको बाहर निकालो यहाँ से। वो 25 सिक्योरिटी गार्ड लेके आए, उनको उठाया, बाहर निकाला, मारा। मारने के बाद वो पूरी मेडिकल वेडिकल हुआ। पुलिस ने क्या सेटिंग है, क्या हो रहा है, FIR नहीं करी है, क्या बोल रही है। यहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी करप्शन के कुछ चार्जेस थे, उसके बारे में एक ईमेल भेजा था। उस ईमेल का जब मैं जवाब मांगने गया तो मुझको न सिर्फ मारा गया, 25 लोगों के सामने मेरे कपड़े फाड़ करके, मेरी फैमिली के सामने, सारे रेजिडेंट्स के सामने, सब लोगों के सामने मुझे ज़मीन पे लिटा करके मारा है। यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं और अपर मैनेजमेंट और बिल्डिंग के ओनर्स, जितने भी सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। 2 पक्षों में आज एक प्लाट को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस ने पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई कर रखा है। आज इन दोनों पक्षों के रिश्तेदार आए थे, कॉमन रिश्तेदार थे, जिन्होंने फैसला भी करा दिया था। इनका फैसला होने के उपरांत आपस में इन लोगों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति, इरशाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है
सिर में हल्की सी चोट है। बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोपियों ने महिला के 5 साल के बेटे की भी हत्या कर दी और आरोपों के मुताबिक महिला और उसके बेटे को उसके घर के पास बने एक तालाब में फेंक दिया। पानी में से आवाज आया, हमारा घर भी पास में है, तालाब के पास में हमारा घर है। आवाज मिला, हम लोग टॉर्च मारा, देखा कि उस पानी में बुड़ रही है, हम लोग घुस के निकाला इनको। गनीमत यह रही कि महिला को वक्त रहते तालाब से निकाल लिया गया, लेकिन उसके 5 साल के बेटे की जान नहीं बच पाई। बच्चा तो ऑलरेडी डेड था, उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लेडीज को जो है अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। महिला की हालत अब खतरे से बाहर है और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लड़की को, पीड़ित महिला को जांच के लिए ले जाया जा रहा। मैडम इन्हें कहाँ ले जा रही? अभी तो बयान के लिए ले जा रही, थाने पे ले जा रही। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों की पहचान महिला के बयान के आधार पर हुई। लड़की जो आवाज बता रही है, किसका नाम बोला है? 2 आदमी को नाम बताई है कि 2 आदमी को हम पहचाने हैं। कौन कौन? भोला यादव और मीना राम को। तो ये लोग गांव के ही लोग हैं आपके? हाँ, गांव के हमारे लोग। कोई आपसी रंजिश? कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के शरीर के जख्म तो भर गए, लेकिन बेटे की मौत के सदमे से उबरने में उसे लंबा वक्त लगेगा। तेलंगाना की यदाद्री से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने कुछ मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कुछ गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग सड़क को पार करते हुए दिखाई दिए। पुलिस का इशारा मिलते ही जो गाड़ियां खड़ी थी वो आगे बढ़ती नजर आई। तभी पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आगे से गुजर रही गाड़ियों को रौंदती हुई निकल गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद 3 मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग सड़कों पर बिखर गए, जबकि एक मोटरसाइकिल में भयानक आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के कई लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को उठाकर सड़क के किनारे रखते दिखाई दिए, जबकि 2 घायल सड़क पर ही लेटे हुए नजर आए। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि 5 अक्टूबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीज फायर का आक्रामक जवाब दे रही भारतीय फौज पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद 6 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी मुख्यालय से एक चिट्ठी जारी की गई। इस चिट्ठी में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 4 जिलों में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा गया और यह भी कहा गया कि 15% बेड और बाकी सुविधाएं सेना के लिए हर वक्त रिजर्व रखी जाए। ऐसा ही आदेश सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन के लिए भी जारी किया गया। पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ाई, जिनका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इन 2 महीनों में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के करीब 15 चौकियां भी भारतीय फौज ने तबाह कर दी। रोहतक के गांधी कैंप कॉलोनी में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे घटना को अंजाम देकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। भागते हुए हत्यारे पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। सरेआम इस हत्या के बाद वहां भारी भीड़ जुट गई। मरने वाले के परिवार वालों में मातम पसर गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। जांच में मामला पैसों के लेन देन का बताया गया। पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। भाई साहब एक आया पहले सिगरेट लिया उसने मेरे से, तो सिगरेट लेके दोबारा आया, 2 जने पिस्तौलें निकाल के खड़े हो गए, मेरे सिर पर रखे दोनों। भाई जो चीज़ है तेरे पास खाली कर दे। मैं कहा मेरी जेब में तो जो है बाकी गल्ला पड़ा है, गल्ला लूट लिया, जेबें लूट ली, मोबाइल लूट लिया, सारा कुछ लूट लिया। फिर कह रहा ये भी इसको लूट लिया ना, अभी इसको मार दे। आपस में वो कह रहे थे मार दे इसको। मैंने हाथ जोड़े, भाई मार क्यों रहे, मेरी बच्चियाँ छोटे छोटे मार क्यों रहते को, मैंने सारा कुछ दे दिया है। इतने में मेरा भाई आया पीछे से, उसने सिर्फ यही कहा क्या काम है भाई, उन्होंने उसी को ही मार दी गोली। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र ने 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बिना छुट्टी पर जाए ही लीव ट्रैवल कंसेशन के तौर पर रकम मिल जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को एलटीसी की 3 गुना रकम की शॉपिंग करनी होगी, जिसके बिल सरकार को देने होंगे। छुट्टियों पर शहर से बाहर घूमने जाने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार छुट्टियों के दौरान हुए खर्च का भुगतान एलटीसी के तौर पर करती है। कोरोना संकट के कारण ज्यादातर कर्मचारी अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जा पाए, इसलिए उनके लिए एलटीसी की रकम खत्म होने की नौबत है। दूसरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों पर खर्च के लिए 10,000 रुपए का कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस कर्ज का भुगतान कर्मचारी अपनी तनख्वाह से हर महीने 1,000 रुपए की कटौती के साथ करवा पाएंगे। जबकि तीसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का
कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कर्ज 50 साल के बाद लौटाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वांटस एयरलाइन ने कोरोना संकट के बीच लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। हवाई जहाज सिडनी से उड़कर 7 घंटे बाद सिडनी ही वापस आ गया और उसमें सवार 150 यात्रियों ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही नीचे के खूबसूरत नजारे का मजा लिया। सफर के दौरान हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों के ऊपर से गुजरा जो पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यात्री खिड़की से ही चिपक गए और कुछ तो तस्वीरें भी खींचते नजर आए। कोरोना काल में घूमने का ऐसा तरीका उन्हें भी बेहद पसंद आया। Some of the sights that we saw today, one would never get the chance to see it quite like that. बेशक लोग विमान से नीचे तक नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद उन्हें घरों से निकलने का मौका मिला और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगह निहार ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने कंप्यूटर बाबा भी पहुंच गए। वहां की डबरा सीट से सिंधिया की करीबी और राज्य की मंत्री इमरती देवी लड़ रही हैं, जो 2008 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतती रही, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जिनके खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने कंप्यूटर बाबा पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो कुछ साधु संतों के साथ कबड्डी खेलने लगे। जिस डबरा सीट पर कंप्यूटर बाबा प्रचार करने पहुंचे, वहां से अब तक कांग्रेस की टिकट पर जीतती रही इमरती देवी बीजेपी से मैदान में है। लिहाजा उन्होंने न केवल शिवराज सरकार को घेरा, बल्कि इमरती देवी पर भी हमला बोला। जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है, और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे कंप्यूटर बाबा राज्य में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनका जमीनी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं। Nation has to move forward. We need somebody like our honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take the country in the right direction. बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विनोद कुमार सिंह जून महीने में कोरोना की चपेट में भी आ गए थे और कोरोना से ठीक होने के बाद अगस्त में ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। विनोद कुमार सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को कटिहार में होगा। उनके निधन पर सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुंबई के धारावी इलाके में जमीन धंसने से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मंदिर के अंदर कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपने किसी छात्र को मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज नहीं बुलाएगी। कोरोना संकट की वजह से अदालत ने एहतियात बरतते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी छात्रों को मार्कशीट ऑनलाइन ही भेजे। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पराली की खरीद नहीं की गई तो उसे जलाना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि धान के बाद गेहूं की फसल के लिए खेतों को जल्दी खाली करना जरूरी होता है। ऐसे में पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पराली खरीदने का सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन असल में पराली नहीं खरीद रही। किसानों ने मांग की है कि अगर पराली जलाने से रोकना है तो जल्द से जल्द उसकी खरीद की जाए। तो सरकार से पराली खरीदने की मांग की है किसानों ने और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर पराली को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जल्दी वहां पर बुआई करनी जरूरी हो जाती है। सर पराली का क्या करना है? अगर गवर्नमेंट खेत में ही खरीद लेगी तो इसको हम गवर्नमेंट को पैसे के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो इसको तो जलाना ही पड़ेगा आखिरी। और क्या करेंगे इतने पराली का, क्या करेगा? क्या करना, मजदूरी लगा कर ना कहाँ गिरेंगे इसको, कोई जगह नहीं, ना इसका कोई पैसे देने वाला है, ना फिर गिरें कहाँ, ना फसल बो सकते हैं। इसको उठाए बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जलाने को गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा रही है तो गिरे कहाँ इसको। हाथरस केस में फंडिंग के मामले में ईडी सिर्फ पीएफआई की जांच कर रहा है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हाथरस केस में ईडी को विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की कोई भूमिका सामने आई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वो हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की किसी भी तरह की भूमिका की जांच नहीं कर रहा
और उसकी जांच केवल पीएफआई की भूमिका पर केंद्रित है। इस मामले में ईडी के अधिकारी जल्द मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ भी करेंगे। हाथरस मामले में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के अब तक किसी तरह के कोई सबूत ईडी के हाथ नहीं लगे हैं, ना ही ईडी इस एंगल पर अपनी कोई तफ्तीश आगे कर रही है। वहीं भीम आर्मी के फंडिंग को लेकर भी ईडी किसी तरह की कोई तफ्तीश आगे नहीं कर रही है, ना ही कोई सबूत अब तक ईडी के हाथ लगे हैं। यानी राहत की बात यह है कि भीम आर्मी का अब तक विदेशी फंडिंग या किसी तरह की कोई फंडिंग को लेकर नाम सामने